गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 2 4 क्लास 9th सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 8 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट का टॉपिक है वो है हमारा ग्लोब के बारे में हम रिवाइज करेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने मैप्स के बारे में पढ़ा था। इस वाली वर्कशीट में हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। ग्लोब सभी बच्चे जानते हैं ग्लोब क्या होता है। ग्लोब एक 3D मॉडल है अर्थ का, ठीक है। तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, यानी जैसे हमारी अर्थ है उसी तरह प्रतिरूप है ग्लोब। ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते, यानी बहुत बड़े बड़े ग्लोब भी होते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब भी होते हैं। गुब्बारे जैसे ग्लोब भी होते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है। और इनकी जो है खास बात क्या है कि इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ग्लोब को पृथ्वी की तरह घुमाया भी जा सकता है। जैसे आप पृथ्वी को जो है, आपको पता है ना पृथ्वी गति करती है, ठीक है। तो पृथ्वी की तरह ही ग्लोब को भी घुमाया जा सकता है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप, महासागर और उनका सही आकार दिखाया जा सकता है। इस प्रकार ग्लोब जो है वो पृथ्वी के लगभग समान स्वरूप है। नेक्स्ट देखिए, ग्लोब का ऊपरी बिंदु उत्तर ध्रुव और दक्षिणतम बिंदु दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो जो ग्लोब होता है उसका ऊपरी बिंदु क्या है, उत्तर ध्रुव, और दक्षिण की तरफ जो है नीचे बिंदु क्या कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की धुरी है, जिसके चारों ओर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। यानी जो ग्लोब होता है इसके अंदर इस तरह से एक काल्पनिक लाइन है, ठीक है, जिसको हम अक्ष बोलते हैं। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, अक्ष। और इसी अक्ष पर पृथ्वी जो है वो क्या करती है, पृथ्वी घूमती है अपने ही अक्ष पर। और इसको हम, आप देखिए पृथ्वी जो है इस अक्ष पर क्या करती है, घूमती है। और पृथ्वी की जो घूमने की दिशा है वो क्या है, वो पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर ये घूमती है। और इसके अपने ही अक्ष पर घूमने से क्या बनते हैं, अपने ही अक्ष पर घूमने से दिन और रात बनते हैं। इसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहा जाता है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से ही क्या बनती हैं, ऋतुएं बनती हैं। क्या बनती हैं बच्चों, ऋतुएं बनती हैं। एक्चुअली देखिए ग्लोब जो है, अगर आप ग्लोब को देखेंगे तो ये जो है इस तरह से ना होकर ये कुछ इस तरह से 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर क्या है, टिल्ट हो रखा है, ठीक है। जिस तरह हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पर ऐसे टेढ़ी हो रखी है, ऐसे ही ग्लोब भी होता है। अब जो पृथ्वी है वो इस तरह से सूर्य के चारों ओर भी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये जो गति है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की, इसको बोलते हैं परिक्रमण गति, जिसके कारण ऋतुएं बनती हैं, सीजन बनते हैं, गर्मी सर्दी, ठीक है ना, पतझड़ है। तो जो सीजन बनते हैं ये किसके कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। और दिनों रात किसके कारण बनते हैं, पृथ्वी की घूर्णन के कारण। जो पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, जैसे लट्टू जो है घूमता है तो वो क्या करता है, वो अपने ही अक्ष पर घूमता है, तो उससे दिन और रात बनते हैं। आई होप बेटा आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। अब देखिए यह क्या कहलाता है, पृथ्वी की परिक्रमण गति, जब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसमें 365 दिन और 6 घंटे यानी एक साल का समय लगता है। 365 दिन और 6 घंटे। और ये जो अतिरिक्त 6 घंटे हैं, अब देखिए हम जब कहते हैं एक साल में कितने दिन होते हैं, हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, 365 दिन बोलते हैं। 6 घंटे तो मोस्टली नहीं बोलते। तो ये जो 6 घंटे हैं ये क्या होता है, 6 घंटे एक्स्ट्रा हैं। तो हर एक 4 साल में ये 6 घंटे जुड़ के कितने हो गए, 24 घंटे हो गए। तो एक दिन जो है क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। इसीलिए हर 4 साल बाद एक साल में कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे। और वो क्या कहलाएगा, वो लीप वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, लीप वर्ष, जिसकी एडजस्टमेंट फरवरी में होती है। देखिए प्रत्येक चौथा वर्ष 366 दिन का होता है और एक लीप वर्ष कहलाता है। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर नामक रेखाएं भी क्या है, काल्पनिक हैं। तो ये जो रेखाएं हैं ये क्या हैं, ये अक्षांश हैं, और इस तरफ की जो रेखाएं हैं वो देशांतर होती हैं, ठीक है।
अब ग्लोब पर क्या होता है, इसके बीचों बीच स्थित 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा। अब देखिए 0 डिग्री ये जो है ये है विषुवत रेखा, ठीक है। विषुवत जो है 0 डिग्री अक्षांश विषुवत वृत्त कहलाता है। और इसके ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग उत्तरी गोलार्ध है और ये वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध होगा, ये दक्षिणी गोलार्ध। यानी 0 डिग्री पे ये विषुवत वृत्त पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। उत्तर ध्रुव की तरफ उत्तरी गोलार्ध होगा, दक्षिणी ध्रुव की तरफ दक्षिणी गोलार्ध होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब क्या है, इसी प्रकार बीचों बीच स्थित 0 डिग्री देशांतर प्रमुख यामोत्र कहलाता है। अब देखिए ये ऐसे, ठीक है, इस तरह से भी पृथ्वी को क्या करता है, प्रमुख यामोत्र कहलाता है, जिसका क्या नाम है, प्रमुख यामोत्र। 0 डिग्री पर ये भी पृथ्वी को 2 भागों में बांट देता है, ठीक है। तो इस तरह से एक भाग पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा और एक भाग जो है वो क्या कहलाता है, पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। यह 180 देशांतर के साथ मिलकर पृथ्वी को 2 अन्य गोलार्धों में बांटता है। यानी पूरी पृथ्वी जो है वो देखिए, पूरी की पूरी जो पृथ्वी है उस पे ऐसी ऐसी लाइंस जो बनी होती हैं, ठीक है, ये 1 डिग्री की यानी 360 डिग्री की होती हैं। टोटल कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री। अब बिल्कुल सेंटर से ये 0 डिग्री, तो 180 डिग्री इधर हो गया और 180 डिग्री इधर हो गया। दोबारा से बता देती हूँ, इस तरह से पृथ्वी है, इस तरह से ये 0 डिग्री देशांतर जिसको हम प्रमुख यामोत्र कहते हैं, 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इस तरफ, ठीक है। तो इस तरह से 2 भागों में बांट दिया, एक जो है पूर्वी गोलार्ध और दूसरा पश्चिमी गोलार्ध होगा। पूर्वी भाग को क्या कहेंगे, पूर्वी गोलार्ध कहेंगे और पश्चिमी भाग को हम पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, कर्क रेखा। कर्क रेखा, अब कर्क रेखा जो है 23.5 उत्तरी अक्षांश। अब देखिए ये है विषुवत वृत्त रेखा और 23.5 पे है, ये है कर्क रेखा, ठीक है। एंगल आप याद रखेंगे कितने डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे। और 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की तरफ है मकर रेखा, ठीक है। ये जो है ये कौन सी रेखा होगी, ये मकर होगी और ये रेखा होगी कर्क। दोनों ही 23.5 पे होंगी, लेकिन कर्क रेखा उत्तर ध्रुव की तरफ और मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव की तरफ होगी। उसके बाद है आर्कटिक रेखा, ये है, इसको क्लियर करके दिखाएंगे। आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा जो है वो कितनी होगी, वो होगी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये वाली, ठीक है। और अंटार्कटिक रेखा होगी 66.5 दक्षिणी ध्रुव की तरफ होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये दक्षिणी अक्षांश है और ये है उत्तरी अक्षांश। ये रेखाएं या वृत्त ही उष्ण, शीतोष्ण और शीत नामक 3 प्रमुख ताप कटिबंध बनाते हैं। तो जो विषुवत वृत्त के पास होते हैं ये उष्ण कटिबंध है। उसके बाद वाला ये जो पिंक वाला एरिया नज़र आ रहा है आपको, देखिए यही जो है ये वाला एरिया ये उष्ण कटिबंध है, दूसरे वाला ये शीतोष्ण कटिबंध है और ये सबसे ऊपर ध्रुव की तरफ शीत कटिबंध है, क्योंकि ध्रुवों की तरफ तापमान बहुत ही माइनस में होता है, जिसके कारण उसको शीत कटिबंध कहा जाता है। और जो इक्वेटर है, इक्वेटर यानी हमारी विषुवत वृत्त है, उसके पास जो है यहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ दोनों तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। और बीच में मॉडरेट रहता है, यानी एक तरह से आप कह सकते हो ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं सारे ये अक्षांश और ताप कटिबंध आपके लिए। अब यहाँ पे देखिए, विश्व में कुल 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। याद रखेंगे कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं और महासागर कितने हैं, 5 महासागर हैं। हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप में है। सभी बच्चे जानते हैं ये बात कि हमारा देश भारत जो है एशिया महाद्वीप में है। वर्तमान भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, ग्लोब और मानचित्र में क्या क्या अंतर होता है। तो आइए बेटा इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ग्लोब और मानचित्र में क्या क्या अंतर होते हैं। तो ग्लोब जो है वो त्रिविमीय प्रदर्शन होता है, जबकि मानचित्र किसी प्रदेश का द्विविमीय प्रदर्शन है। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था।
सेकंड देखिए, मानचित्र के द्वारा आप आसानी से किसी भी प्रदेश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि ग्लोब से ये चीज़ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है नंबर 3 पॉइंट आप लिखेंगे, मानचित्र से मिली जानकारी की अपेक्षा ग्लोब से मिली जानकारी ज़्यादा सटीक होती है। तो ये 3 अंतर जो है आप अपनी कॉपी में लिख के और याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक ग्लोब का चित्र बनाकर उसमें दोनों ध्रुव अंकित करने हैं और 4 जो है गोलार्धों को अंकित करके उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक चित्र बना लेना है। सो आपको कुछ इस तरह से चित्र बना के, अब देखिए ये है हमारा उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप दिखा देंगे उत्तरी ध्रुव, ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। ये जो पॉइंट है आप दिखा देंगे इसको दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब देखिए ये जो गोलार्ध है ये उत्तरी गोलार्ध है। ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा बच्चों, ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, आप लिख लेंगे गोलार्ध, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिएगा, दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद देखिए, अब ये जो एक्सिस है ये क्या करता है, अक्ष, ये इस तरह से इसको 2 भागों में बांट देता है, 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर, मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो हो जाएगा इस तरफ वाला, इस तरफ कौन सी दिशा होती है, पूर्व, तो ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध। कंप्लीट कर लीजिएगा बेटे, यहाँ से देख सकते हो आप कैसे लिखना है। और ये इस तरफ वाला, अब देखो ये जो हिस्सा हो गया ये वाला पूरा, ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला इधर पूरा हिस्सा हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, इस तरह से जो है अलग अलग जो हमारी विषुवत वृत्त है और जो हमारी यामोत्तर रेखा है मुख्य, वो इस तरह से पृथ्वी को 4 गोलार्धों में बांटती है। तो इस तरह से चित्र आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गतियों में क्या अंतर है। तो हमने अभी पढ़ा घूर्णन और परिक्रमण गति, पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की दिशा में लट्टू की भांति घूमना पृथ्वी का घूर्णन कहलाता है, और इस गति से क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। सेकंड देखिए, अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है तो इसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 40 सेकंड का समय लगता है, यानी लगभग 365 दिन 6 घंटे। लेकिन सुविधानुसार एक वर्ष में 365 दिन ही माने जाते हैं, और इस गति से क्या बनता है, इस गति से मौसम बनते हैं। ये हमने अभी ऊपर सारा समझ लिया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, प्रमुख ताप कटिबंधों को चित्र द्वारा दिखाइए। तो अभी हमने ये समझा कि ताप कटिबंध जो हैं, जो भी ताप कटिबंध हैं, जैसे कि ये आप चित्र बनाएंगे, और इसमें ये हो गया नंबर 1 उष्ण कटिबंध, ये हो गया नंबर 2 उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। बेटा नाम देखो यहीं पे लिखे हुए हैं, यहाँ से लिख लेंगे, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, और तीसरा है उत्तरी शीत कटिबंध। तीसरा कौन सा हो जाएगा, उत्तरी शीत कटिबंध। इसी तरह दक्षिण की तरफ होंगे, ये आपका हो जाएगा, ये उष्ण कटिबंध है, ये जो है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, और ये दक्षिणी शीत कटिबंध है। तो तीनों को ऐसे ही आप जो है नाम लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 करेंगे। प्रश्न 5 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको, तो रिक्त स्थान भरेंगे। विश्व में कुल कितने महासागर और कितने महाद्वीप हैं। तो विश्व में कुल 5 महासागर और 7 महाद्वीप हैं। भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है, भारत एशिया। ठीक है, यहाँ नीचे लिख रही हूँ, वैसे भी आप लिख सकते हो, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। तीसरा, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये फिलअप जो है तीनों आप कंप्लीट कर लेंगे। प्रश्न 6 है, पृथ्वी पर स्थित प्रमुख महाद्वीप एवं महासागरों को विश्व की मानचित्र की सहायता से ढूंढ कर लिखिए। तो जो भी महाद्वीप हैं और महासागर हैं उनको मानचित्र से ढूंढ के आपको अपनी कॉपी में लिखना है। सो बच्चों यहाँ से आप लिखेंगे, देखिए नंबर 1 महाद्वीप एशिया,
नंबर 2 यूरोप, नंबर 3 अफ्रीका, नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 5 दक्षिणी अमेरिका, नंबर 6 उत्तरी अमेरिका, नंबर 7 है अंटार्कटिका। मैंने आपको मैप में दिखाया है ताकि आपको इनकी पोजीशन भी याद रहे कि कहाँ कहाँ पर ये महाद्वीप जो हैं वो हैं। ठीक है, तो ये जो है आप ये लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है महासागर के नाम भी लिखने हैं। तो महासागर कौन से हो जाएंगे आपके महासागर। सो यहाँ से बच्चों आप प्रमुख महासागरों के नाम लिखेंगे। देखिए नंबर 1 क्या है, प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा है आर्कटिक महासागर और पांचवा है दक्षिण महासागर। ठीक है, पांचवा कौन सा हो जाएगा, दक्षिण महासागर। तो यहाँ से आप इन महासागरों के नाम लिखेंगे। सो ये हो गई बच्चों आपकी आज की बेटा एसएसटी की वर्कशीट। काफ़ी अच्छी और इजी वर्कशीट थी ये। बेसिक नॉलेज आपको कंप्लीट होना चाहिए। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।